गुड मॉर्निंग सी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे आईसीए के मॉड्यूल से। इसमें हमने पेज नंबर 15 तक समझ लिया था। हमने ये समझ लिया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, किसी इंडिविजुअल का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, फर्म का, कंपनी का, लोकल अथॉरिटीज़ का। और आप इतना भी समझ चुके हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस पे ही आपकी टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है। ये आप बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं। इन रेजिडेंशियल स्टेटस का और आपके सिटीज़नशिप का, इंडिया में आपकी सिटीज़नशिप है उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि आप इंडिया में सिटीज़न हो पर आप इंडिया में रेजिडेंट ना बने उस साल। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल चेक करना होता है, ये देखने के लिए कि आप उस प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं या नहीं हैं। तो सिटीज़नशिप को कभी भी रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेट ना करें। क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि वो यहाँ के सिटीज़न हैं, तो बताइए क्या वो रेजिडेंट कहलाएंगे? नहीं, सिटीज़नशिप का रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो बेसिक कंडीशन बताई हैं टैक्स वालों ने और जो सप्लीमेंट्री कंडीशन बताई हैं इंडिविजुअल के केस में, वो आपको चेक करनी होगी। अगर जो कंडीशन आपने पढ़ी थी कि रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना होता है, अगर वो कंडीशन आप पूरी कर देते हैं तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा, क्योंकि आप इंडिया में रेजिडेंट हैं। सिटीज़नशिप से कोई मतलब नहीं है। आप सिटीज़न इंडिया के भी हो सकते हैं, इंडिया से बाहर के किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। अब जो आगे का टॉपिक है इसी चैप्टर में, उसमें ये बताया गया कि कौन सी इनकम पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना होगा, कौन सी इनकम पर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना होगा, कौन सी इनकम पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स देना होगा। आप इतने दिन से ये समझ चुके हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ में 3 कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बाकी जो फर्म है, कंपनी है, उनमें 2 ही कैटेगरी होती है, तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो उन केसेस में ये 2 जो हैं रेजिडेंट माने जाएंगे, कंपनी के केस में, फर्म के केस में, और ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। केवल इंडिविजुअल एचयूएफ में 3 कैटेगरी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है अभी आप देखेंगे कि कुछ इनकम इसके लिए टैक्सेबल है तो इसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, इसे कैटेगरी बनाई गई है। तो हमें हम सेक्शन 5 में ये समझना है स्कोप ऑफ इनकम। सेक्शन 5 आपको ये बताता है कि कौन सी इनकम ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, कौन सी इनकम नॉन ऑर्डिनरी के टैक्सेबल है, कौन सी इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है इंडिया में। तो अब आपको एक तरह से प्रैक्टिकल समझना है कि कौन सी इनकम पे कौन पर्सन टैक्स पे करेगा। अब पढ़ते हैं अपन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का स्कोप आपको बताया गया है। टोटल इनकम आप समझते हैं 5 हेड का टोटल होता है। आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। इनकम कमाने के बहुत से तरीके हैं इंडिया में, पर टैक्स वालों ने मेनली 5 ब्रॉड हेड्स बनाए हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप जहाँ पे मालिक नौकर का संबंध है वहाँ पे जो इनकम आपको मिल रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगी। हेड बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हर हेड में इनकम कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं। छूट कुछ हेड्स में आपको छूट मिलती है कि इतनी इनकम आपकी माफ़ कर दी जाएगी। इससे अलग अलग रूल बनाए गए हैं इनकम को टैक्सेबल करने के लिए। तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सब आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, हर चैप्टर आएगा सेपरेट हर हेड का। इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ अगर आप किराए पे देते हैं अपने मकान, शॉप, लैंड, बिल्डिंग, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको टैक्स देना होता है। तीसरा आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं वो उस पर यहाँ इस हेड में टैक्सेबल होगा। फोर्थ आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कोई फिक्स असेट बेचते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो कोई कैपिटल गेन होता है आपको, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना होता है इस हेड के अकॉर्डिंग। और फिफ्थ होता है जो इन चारों हेड में नहीं आती इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। इन पांचों हेड के टोटल को आप बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शन आपको मिलती है 80C सेक्शन से लेके 80U सेक्शन तक, जो आप आगे पढ़ेंगे। इन डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो आता है उससे बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसी पर आपको टैक्स देना होता है। टोटल इनकम बोल लें या टैक्सेबल इनकम बोल लें, इसी पर टैक्स की रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। तो आपको अब टोटल इनकम सीखनी है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सी इनकम पे टैक्स देता है इंडिया में, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सी इनकम पे टैक्स देता है, और नॉन रेजिडेंट कौन सी इनकम पे टैक्स देता है। 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इन चारों हेड में नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट मिला, लॉटरी खुल गई, एक्सेट्रा। इन पांचों हेड के टोटल को आप बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शन दी जाती है, कुछ छूटें दी जाती हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि आप कहीं LIC प्रीमियम देते हैं तो मेडिकल प्रीमियम देते हैं तो इसे लेस कर दिया जाता है आपकी इनकम में से, और डिडक्शन मिलने से फ़ायदा ही होता है। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कम हो जाती है और आपको कम इनकम पे टैक्स देना होता है। तो ये टोटल इनकम
का स्कोप हम समझ रहे हैं कि कौन सी इनकम पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, कौन सी इनकम पे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट देगा इंडिया में, कौन सी इनकम पे नॉन रेजिडेंट देगा। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 जो है वो बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ऑफ द असेसी, बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस मतलब बर्डन, टैक्स की लाइबिलिटी, टैक्स का बर्डन ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन में सभी आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, डिपेंड करता है अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। आपका टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा, तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है भारत में, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता है। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन असेसी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। 3 बातों पर डिपेंड करता है किसी का भी इनकम का स्कोप कि वो इंडिया में लायबल है टैक्स देने के लिए नहीं। सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि वो रेजिडेंट है इंडिया में या नॉन रेजिडेंट है। दूसरा प्लेस ऑफ एक्रूअल, कि वो इनकम उसने कहाँ पे कमाई, क्योंकि अगर इंडिया में कमाई है तब तो देना ही पड़ेगा टैक्स। द प्लेस ऑफ एक्रूअल, कि कहाँ पे कमाई, रिसिट मतलब कहाँ प्राप्त हुई, मिली है इनकम, वेदर एक्चुअल में और डीम्ड इनकम भी अभी आप पढ़ेंगे। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो मिलती नहीं है, यानी मिलेंगी फ्यूचर में जाकर, पर उस पर अभी आपको टैक्स देना होता है। हम उन इनकम के एग्जाम्पल अभी समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एफडी हो गई, फिक्स डिपॉजिट आप कराते हैं, राइट। फिक्स डिपॉजिट तो समझते ही हैं आप, किसी बैंक में एफडी कराते हैं। सपोज आपने 10 लाख की एफडी कराई, इस पे सपोज इंटरेस्ट की रेट है 7% पर एनम, आपको हर साल 7% ब्याज मिलेगा। आपने 5 ईयर के लिए कराई है एफडी, तो 10 लाख का 7% हर साल 70,000, फर्स्ट ईयर में 70,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। एफडी तो आप समझते ही हैं कि एक टाइम बाद ही पैसा आपको बैंक वापस करेगा, वो अलग बात है, बीच में एफडी तोड़वा सकते हैं, पर जनरली हम यही मान के चलते हैं कि अगर हमने कोई एफडी कराई है तो उसकी मैच्योरिटी पर ही हम पैसा लेंगे बैंक से, तो 5 साल बाद ही बैंक आपको पैसा देगा विद इंटरेस्ट, सारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आपका लौटा देगा। तो ये जो 70,000 रुपये हैं ये मिलेंगे कब, 5 साल बाद, राइट। अभी थोड़ी मिलेंगे, हर साल थोड़ी मिल रहा है आपको इंटरेस्ट। एफडी पे तो एक्यूमुलेट होता है, मतलब अगले साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे और इस पे टोटल 10,70,000 पे कैलकुलेट होगा। यही होता है एफडी में, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है और फिर अगला इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होता है। तभी तो लोग एफडी कराएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और लमसम अमाउंट आपको रिसीव होता है फ्यूचर के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट है ये फ्यूचर में मिलेगा आपको, राइट। पर इसे डीम टू भी अज्यूम किया जाएगा कि आपको इसी साल मिल गया, आपके प्रीवियस ईयर में मिल गया और आप इस पे अभी टैक्स देंगे। वैसे मिला नहीं है, मिलेगा 5 साल बाद ही आपको जो भी इंटरेस्ट बनेगा। 10 लाख तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 5 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा बढ़ के, जैसे मान लो आपको 5 साल बाद टोटल मिलते हैं 13,50,000 मिलते हैं, 13,50,000 मिलते हैं। तो 10 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया इसमें से कॉमन सेंस, और 3.5 लाख जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये इंटरेस्ट जो है हर साल जो आपको मिल रहा है वैसे रिसीव नहीं हो रहा, पर ये डीम टू भी माना जाएगा कि आपको मिल रहा है, और आपको हर साल जो भी इंटरेस्ट आता है एफडी पे उस पर टैक्स पे करना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आई होप ये एक डिटेल पे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। डीम्ड इनकम मतलब जो मिलेंगी तो फ्यूचर में, अभी मैं पढ़ाऊंगा भी डिटेल में आगे, डरिए नहीं, इसमें एग्जांपल बहुत सारे आएंगे। ऐसी इनकम जो मिलेगी आपको फ्यूचर में, पर आपको टैक्स वाले अज्यूम करें कि वो इसी साल मिल गई, आपके प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई, उस पर आपको उसी साल टैक्स देना होगा। अब माइंड में क्वेश्चन होगा सिर्फ फिर जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 3.5 लाख, तो ये एक्स्ट्रा इनकम हुई, फिर 10 प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया था, 10 पे हमें रिटर्न कितना किया बैंक ने, 13,50,000 रिटर्न किया, तो 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो क्या इस पर दोबारा टैक्स लगेगा? नहीं, टैक्स एक बार ही लगेगा ना, हर साल आप टैक्स दे ही रहे हैं इंटरेस्ट पे, तो बाद में जब मैच्योरिटी पे 5 साल बाद ये एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। और थर्ड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम तो देखा ही जाता है, आपके प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए ना इनकम, प्रीवियस ईयर तो पढ़ रहे हैं अब, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 23-24 में जो इनकम मिली उसी पे आपको टैक्स देना होगा। एट विच द इनकम हैड एक्रूड, जब जिस साल इनकम एक्रू हुई थी, टू और वॉज रिसीव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी। यानी जो सेक्शन 5 है ये बताता है टोटल इनकम का स्कोप आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करिए कि आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं
या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सेकंड कंडीशन आप ये देखिए कि वो इनकम कहाँ कमाई है आपने, कहाँ एक्रू हुई है, कहाँ रिसीव हुई है। और थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम देखिए कि आपके प्रीवियस ईयर में मिलनी चाहिए, जो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 उसमें वो इनकम इंडिया में रिसीव होनी चाहिए। इसको आगे पढ़ने से पहले एक चार्ट है वो समझ लेते हैं। ये बहुत ईजी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे की डिटेल ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें आगे हेडिंग है स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5। सेक्शन 5 भी बता रहा है कि कौन सी इनकम पे कौन सा बंदा टैक्स देगा। पर्टिकुलर वेदर टैक्सेबल और नॉट 3 कैटेगरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में तो 3 कैटेगरी होंगी, बाकी के केसेस में और 2 ही होंगी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी के केस में इन दोनों को आप एक ही मानेंगे, ठीक है। पहला इनकम रिसीव, आपको इनकम रिसीव हुई है और डीम टू बी रिसीव माना जा रहा है कि वो इंडिया में रिसीव हुई है इन इंडिया वेदर अर्न इंडिया और एल्सवेयर, मतलब चाहे इंडिया में कमाई हो या इंडिया से बाहर कमाई हो, यानी कोई इनकम अगर आपको इंडिया में रिसीव हो जाती है। जैसे इसे समझने पहले एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स लंदन में रहते हैं, वहीं पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लंदन में रहते हैं। इंडिया के हो भी सकते हैं, इंडिया के नहीं भी हो सकते, उससे कोई मतलब नहीं। सिटीजनशिप का या जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ का इन टैक्स पे करने से कोई रिलेशन नहीं है इंडिया में। तो ये लंदन में रहते हैं, वहाँ इन्हें सैलरी मिल रही सपोज पाउंड 5 लाख पाउंड सैलरी मिली, ठीक है। अब ये सैलरी मिलनी कहाँ चाहिए, लंदन में। जॉब लंदन में है तो लंदन में तो मिलेगी, पर ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। सपोज इन्होंने अपने ऑनर को बोल दिया था, अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया था कि मैं मुंबई में का रहने वाला हूँ, मुंबई में मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो आप ये करिए, मुंबई में ये जो SBI अकाउंट है, उन्होंने अपने अकाउंट का नंबर दे दिया अपने पेरेंट्स का, मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ना देकर आप सीधे मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। वैसे 99% ऐसा नहीं होगा, अपन अज्यूम कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता। क्योंकि आप जब जॉब करते हैं वो कंपनी आपका अकाउंट ओपन करवाती है, अगर ऑलरेडी ओपन है तब तो ठीक है, नहीं तो उस बैंक में जो बैंक से टाइप होता है उस एम्प्लॉयर का अकाउंट ओपन होता है। और हर कंट्री पहले अपने ही देश में देती है वो पैसा, क्योंकि बिना टैक्स दिए कोई भी देश पैसा दूसरे देश जाने नहीं देगा। क्योंकि दूसरे देश भेजे ना, लंदन से ब्रिटेन से पैसा सीधे इंडिया में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, भारत में आ रहा है पैसा। पर आप अनअज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयर मान जाता है, वैसे बहुत रेयर है कि ऐसा हो, तो एम्प्लॉयर मान जाता है। सीधे पैसा कहाँ रिसीव होता है, इंडिया में रिसीव्ड होता है, रिसिट होता है इंडिया में, रिसीव्ड होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है, ये जो 5 लाख पाउंड इंडिया में रिसीव हुए हैं, ये मान लो 1 पाउंड अभी मान लेते हैं 100 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो ये 5 करोड़ रुपीज़ हो गए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, ये 5 करोड़ रुपीज़ हो गए। तो क्या इस पे टैक्स इंडिया में लगेगा या इंडिया से बाहर लंदन में लगेगा? प्रैक्टिकली तो लंदन में लगेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिया में ही रहता है नहीं। अपन ने पढ़ा था ना बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन। इंडिविजुअल है, बेसिक कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं पाएगा, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज या उससे मोर इंडिया में रहो। ये इंडिया में रहता ही नहीं तो लंदन में रहता है, पर पूरे कभी आया नहीं, पिछले साल इंडिया मान लेते हैं 23-24 में भारत आया ही नहीं। तो जो पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज़ वाली, ये पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज़ रहा हो और उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज़ रहा हो, ये भी पूरी नहीं कर रहा क्योंकि आ ही नहीं रहा पिछले साल। तो कोई बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया। और नॉन रेजिडेंट है तो इंडिया में टैक्स देगा ही नहीं, इंडिया में कमाएगा तो देगा ना, इंडिया से बाहर कमाएगा तो नहीं देगा। पर ये तो सर इंडिया से बाहर कमा रहा है और फिर भी इसे लायबल किया जा रहा है। बिल्कुल, टैक्स वालों ने लिखा कि अगर फर्स्ट रिसिट इंडिया में हो जाती किसी भी इनकम की, फर्स्ट रिसिट की बात है, फर्स्ट रिसिट अगर भारत में हो जाती है किसी भी इनकम की, तो आप रहने वाले कहीं के भी हों, इससे मतलब नहीं होगा, वो इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। फिर कोई कंडीशन ही चेक नहीं होगी, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। पहली रिसिट इंडिया में होती है तो पहली प्राप्ति। सपोज मिस्टर एक्स क्या करता, पहले लंदन में अपने बैंक अकाउंट में लेता पैसा अपने एम्प्लॉयर से, फिर अपने पेरेंट्स की मदद के लिए अपने अकाउंट से पैसा इंडिया ट्रांसफ़र करता है SBI अकाउंट में, तो इसे हम रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिटेंस मतलब पैसा भेजना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हस्तांतरण करना, ट्रांसफ़र करना, रेमिटेंस बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। तो ये रेमिटेंस होता, फिर ये ट्रांसफ़र होता, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाना, और ये कोई इनकम नहीं मानी जाती भारत में।
फिर कोई टैक्स नहीं लगता। पर इसने गलती क्या कर दी, अपने एम्प्लॉयर से बोला कि सीधे ही इनकम भारत भेज दी जाए, मेरे अकाउंट में जमा नहीं कराया जाए पैसा, तो फिर ये रेमिटेंस नहीं होगा, पहली इनकम भारत में ही प्राप्त हो रही है सीधे। तो ये रूल बनाया टैक्स बोर्ड ने कि अगर कोई इनकम सीधे भारत में रिसीव होती है, चाहे आपने इंडिया से कमाई, इंडिया से बाहर कमाई, तो वो सीधे इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो 99% तो ऐसा कोई करेगा ही नहीं, पर अगर ऐसा होता है बाई चांस, तो आपको इंडिया में ही टैक्स देना होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि सीधे पैसा इसलिए ट्रांसफ़र हो रहा होगा क्योंकि इंडियन इनकम होगी। टैक्स वाले ये लॉजिक लगाते हैं, कोई पागल है क्या जो सीधे इंडिया में ट्रांसफ़र करेगा पैसा? जब आप उस देश में जॉब कर रहे हैं तो पहले वो आपके अकाउंट में डालेगा ना, ऐसा होता ही नहीं है कि वो सीधे इंडिया में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पहली इनकम अगर भारत में रिसीव होती है, मानी जाती है, आपको भारत में मिली है, फर्स्ट रिसिट की बात है, सेकंड और सब्सिक्वेंट रिसिट की बात नहीं हो रही, पहली प्राप्ति की बात हो रही है। तो चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स देना होगा। इनकम रिसीव्ड हुई है, डीम टू बी रिसीव्ड हुई है इन इंडिया में, वेदर अर्न इन इंडिया, चाहे भारत में कमाई थी, चाहे भारत से बाहर कमाई थी, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिसिट का मतलब यहाँ फर्स्ट रिसिट से है, पहली प्राप्ति से है। दूसरा पॉइंट, इनकम विच एक्रू और अराइजेज, जो एक्रू हुई है, ड्यू हुई है, अराइज हुई है और इज डीम टू एक्रू अराइज हुई है इन इंडिया, इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया एल्सवेयर, मतलब कमाया कहाँ से है आपने, इंडिया से। साफ साफ बोल रहा है कि वो इनकम ड्यू हुई है या कमाई है आपने इंडिया से, भले मिली कहीं पे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कमाया तो भारत से, तो जब भारत से कमा रहे हैं तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, चाहे नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिया से कमाओगे तो सबको टैक्स देना होगा, क्योंकि बिना टैक्स दिए कोई इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का पैसा भारत से बाहर जाने नहीं देगी। तो इंडिया में अगर आपने कोई इनकम कमाई है, भले रिसीव इंडिया में हुई हो, इंडिया से बाहर हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंडियन इनकम है तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। पहले और दूसरे में फ़र्क समझ में आ रहा होगा। पहली चीज़ ये थी कि इनकम रिसीव भारत में हुई है, वहाँ ड्यू नहीं लिखा था कि आपने इंडिया से कमाई, ऐसा कुछ नहीं आया था। इसमें साफ साफ लिखा था वेदर अर्न इंडिया एल्सवेयर, चाहे इंडिया में कमाया हो, चाहे इंडिया से बाहर कमाया हो, अगर किसी इनकम की पहली प्राप्ति फर्स्ट रिसिट भारत में हो जाती है तो वो इंडियन इनकम मानते हुए टैक्स दिया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि है ही वो इंडियन इनकम, आपने कमाया ही भारत से है, तो चाहे भारत में मिला हो, चाहे भारत से बाहर मिला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंडियन इनकम है, इंडिया में ड्यू हुई है, इंडिया में कमाई है, तो फिर तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इनकम विच एक्रू, मतलब जो कमाई है, अराइज हुई है, उत्पन्न हुई आउटसाइड इंडिया, देखिए भारत से बाहर कमाई है अपनी इनकम, एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, मिली भी भारत से बाहर है, यानी कमाई भी भारत से बाहर है, मिली भी भारत से बाहर है। फ्रॉम अ बिजनेस, किसी बिजनेस से, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, पर कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। मतलब कोई बिजनेस है जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, पर आपको कमाया भी इंडिया से बाहर है अपने, और मिला भी इंडिया से बाहर है पैसा, पर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है। तो बताया था ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो बच ही नहीं पाएगा टैक्स से। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे अपने ही देश में देना होता है टैक्स, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो देना ही होगा। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी देना पड़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, आपका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी इंडिया में ही टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट इस बार बच जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में रेजिडेंट ही नहीं करता, वो कोई बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सारा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से भी है, पर इन बिजनेस इंडिया से बाहर से है और मिला भी पैसा इंडिया के बाहर है, तो नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे नहीं करना होगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। बिल गेट्स की बात करते हैं, तो सभी जानते हैं बिल गेट्स को। ठीक है, बिल गेट्स, अभी अंबानी की शादी हुई थी, अंबानी के जो बेटे की शादी हुई थी, उनमें आए थे, जामनगर में आए थे, 3 to 4 डेज़ ये इंडिया में रहे थे, वेडिंग अटेंड की थी। अब ये वेडिंग अटेंड कर रहे थे तो क्या होता है, कई बार बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ये अपने मोबाइल पे, या इनका जो पी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है, वहाँ वो इनको बताता रहता है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है। तो ये फ़ोन पे ही सारे डिसीजन लेते थे, मेल वगैरह ड्राफ्ट करके भिजवाते थे, क्योंकि इंडिया में है 3-4 दिन, तो कंट्रोल इंडिया से ही कर रहे हैं अपना बिज़नेस। यूएसए में है इनका बिज़नेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेड ऑफिस है, तो ये सारे डिसीजन इंडिया में लेके 3-4 दिन जो रहे वो इंडिया में ले रहे हैं डिसीजन। तो कंट्रोल तो इंडिया से ही हो रहा है बिजनेस, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इंडिया में है। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो नॉन रेजिडेंट है, ये कोई बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगे, 182 डेज थोड़ी रह रहे हैं इंडिया में, या दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी, 60 डेज थोड़ी रह रहे हैं, तो दोनों बेसिक ही पूरी नहीं कर पाएंगे।
और इनका बिजनेस भी इंडिया से बाहर है और कमा भी इंडिया से बाहर है। हम बाहर वाले बिजनेस की बात करें, इंडियन बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका इंडिया में ही बिजनेस है वैसे तो, पर पूरे वर्ल्ड में ही बिजनेस है बिल गेट्स के तो, पर हम बात कर रहे हैं अभी अमेरिकन बिजनेस की, जिसके लिए इंडिया में बैठे बैठे डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या इस बेस पे आप अमेरिकन इनकम को इंडिया में टैक्सेबल कर दोगे? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि फिर डबल टैक्स लग जाएगा। अमेरिका में तो देना ही पड़ेगा टैक्स, क्योंकि वहाँ से कमा रहे हैं। ज़बरदस्ती इंडिया में आप इनसे टैक्स लोगे इस बेस पे कि भैया तुम 3-4 दिन इंडिया में रहे, तुम कंट्रोल यहाँ से कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर बिजनेस भी इंडिया से बाहर है और कमाया भी इंडिया से बाहर है, तो जो इंडिया से केवल कंट्रोल अगर हो रहा है, कंट्रोल तो आजकल फ़ोन पे हो जाता है, मेल पे हो जाता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है, डिसीजन तो सारे, तो इस बेस पे आप टैक्स नहीं ले सकते किसी नॉन रेजिडेंट से। तो थर्ड पॉइंट आई गया होगा समझ में कि कोई इनकम है जो कमाई है आउटसाइड इंडिया और मिली भी आउटसाइड इंडिया है और बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो रेजिडेंट तो खैर, रेजिडेंट को तो आंख बंद करके ऐसे लिखना है, रेजिडेंट तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में ही देगा टैक्स, और नॉन रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी इस बार देगा टैक्स, क्योंकि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। हाँ, नॉन रेजिडेंट बच जाएगा, क्योंकि उस बिजनेस कंट्रोल करने के बेस पे उससे आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट, इनकम विच एक्रू, जो कि एक्रू हुई है, कमाई है, अराइज हुई है, उत्पन्न हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर कमाई है। रिसीव आउटसाइड इंडिया, साफ से लिखा है रिसीव भी इंडिया से बाहर हुई इन द प्रीवियस है फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, कोई कंट्रोल इंडिया से नहीं है, तो ऑर्डिनरी तो कभी नहीं बचेगा। ऑर्डिनरी को तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पर अपने ही देश में टैक्स देना है। यस, इस बार नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, क्योंकि कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही, क्योंकि इंडिया से नहीं कमा रहा है। नॉन रेजिडेंट तभी इंडिया से टैक्स देगा, माइंड में क्लियर करनी, जब वो इंडिया से कमाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया से नहीं कमाता है तो भारत में किसी भी तरह का टैक्स पे करने के लिए वो लायबल नहीं होता है। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी में बस एक में ही फ़र्क आएगा कि अगर आपने कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर है, तब तो नॉन ऑर्डिनरी भी बच जाएगा। पर कमाया इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, पर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है कोई बिजनेस, तो नॉन ऑर्डिनरी को भी इंडिया में टैक्स देना होगा। पर इस बार कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, तो नॉन ऑर्डिनरी भी बच जाएगा। फिफ्थ पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग है, देखें ध्यान से। इनकम विच, इसको पहले समझ लेते हैं फिर रीड कर लेंगे। चलिए, मिस्टर वाई आज से 20 साल पहले यूएसए में सेटल हो गए थे, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, कुछ भी मान सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल हो गए थे। पिछले 20 सालों से ये अमेरिका में ही रह रहे थे, वहाँ पे सेटल थे, अच्छा खासा कमा रहे थे। अचानक इन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे इंडिया में सेटल होना है। अब लौट चले, मूवी देख ली इन्होंने, याद आ गई भारत की कि नहीं, भारत ज़्यादा अच्छा है, अब मुझे अपने देश के लिए काम करना है, या मैं बहुत काम कर चुका, बहुत पैसे कमा चुका, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इंडिया में जाके अपनी लाइफ को आराम से रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ अपने लोगों के बीच में। ठीक है, अभी इंडिया लौट के आ रहे हैं, तो जब कोई इंडिया लौट के आएगा परमानेंट ही आ रहे हैं, टेम्प्रेरी तो आ नहीं रहे हैं, तो अपने साथ सारा वहाँ जो इन्होंने कमाया, अपनी जो लैंड प्रॉपर्टी इकट्ठी की, वो बेचेंगे, वो सेल करके तो भारत आएंगे। पैसा तो चाहिए ना, इंडिया में रहेंगे तो पैसा तो आपको चाहिए होगा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो इन्होंने यूएसए में बेच लिया अपने सारी ज्वेलरी, जो भी वहाँ के हिसाब से जो भी लैंड बिल्डिंग इनके पास में थी, सब बेच दिया, और इन्हें वहाँ मान लेते हैं इंडियन डॉलर, सपोज डॉलर अज्यूम करते हैं, 10 लाख डॉलर मिले, इंडिया में कन्वर्ट कराएंगे 10 लाख डॉलर। सपोज $1 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, तो आप कन्वर्ट कराएंगे, तो इतने रुपीज़ आपको इंडिया में रिसीव हो जाएंगे। आप 10 लाख डॉलर को इंडिया में कन्वर्ट कराएंगे तो 10 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। अब ये 10 करोड़ रुपए जो हैं, जो अमाउंट ये इंडिया लेके आ रहे हैं, तो क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? क्वेश्चन ये उठता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अपने साथ ही लेके आएंगे पैसा, जो भी वहाँ कमाया होगा, ज्वेलरी भी लेके आएंगे, जितनी ला सकते हैं, एक लिमिट होती है, अभी आप पढ़ेंगे कस्टम में जब आप सीए फाइनल में आएंगे। ज्वेलरी भी लाएंगे, वहाँ से कुछ सामान भी लाएंगे अपने साथ, और वहाँ जो पैसा कमाए वो भी भारत लेके आएंगे। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये पैसा जो ये अपने साथ इंडिया में लेके आ रहे हैं, जो ये पैसा इंडिया में लेके आ रहे हैं, क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? क्वेश्चन यहाँ पे ही उठता है, क्योंकि ये रेजिडेंट तो है नहीं, पिछले साल तो इंडिया में थे नहीं, तो अब सेटल होने आ रहे हैं इंडिया आपके साल में,
तो 182 दिन वाली कंडीशन तो पूरी होगी नहीं, और 60 डेज़ वाली कंडीशन भी पूरी नहीं होगी, या हो भी रही है कंडीशन पूरी मान लेते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में तो ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, पर ये इनकम जो कमाई थी उन्होंने पास्ट में कमाई थी, इसका प्रीवियस ईयर से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके 23-24 में थोड़ी कमाई थी इन्होंने इनकम, ये तो प्रीवियस ईयर से पहले के सालों की इनकम है। और ये जो पैसा मिला होगा इन अमेरिका में पहले, तो ये वहीं मिला होगा $10 लाख, ये इंडिया में थोड़ी मिला था। तो अभी आपको समझाया था, फिर पहले आपने वहाँ रिसीव की इनकम, फिर आप भारत ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, राइट, रेमिटेंस बोलते हैं। यानी आपको इनकम पहले किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, पहले तो अमेरिका में मिली है $10 लाख की इनकम, फिर आपने उसे इंडिया ट्रांसफ़र किया, तो ये रेमिटेंस है, और रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं लगता। और दूसरा लॉजिक भी समझ सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, ये पिछले सालों की इनकम है, प्रीवियस ईयर से पहले के सालों की इनकम है, और जब आप अमेरिका में रह रहे थे तो आपने इस इनकम पे वहाँ ऑलरेडी टैक्स दिया होगा, राइट। तो अब दोबारा उस पर थोड़ी टैक्स लिए जाएंगे, ये कहते हुए कि आप इंडिया में आ रहे हैं तो टैक्स होगा, नहीं, गलत है। प्रीवियस ईयर की इनकम पे आप टैक्स ले सकते हैं, और अगर वो इंडिया में से मैं कमा रहा हूँ, एक नॉन रेजिडेंट तभी इंडिया में टैक्स देता है जब वो इंडिया से कमा रहा है, पर आप तो इंडिया से कमा ही नहीं रहे, ये तो पिछले के सालों की इनकम है जब आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट थे, और नॉन रेजिडेंट बाहर कमाई गई इनकम पे भारत में टैक्स नहीं देगा, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, ये रेमिटेंस है, ये केवल ट्रांसफ़र है, एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी यूएस के अकाउंट से इंडियन अकाउंट में आ रहा है पैसा, तो दूसरा लॉजिक हो गया रेमिटेंस है, और रेमिटेंस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और तीसरा लॉजिक, ये इनकम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, प्रीवियस ईयर में जो कमाएंगे उसी पे तो टैक्स देंगे अपन इंडिया में। आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा, तो ये प्रीवियस ईयर में भी नहीं कमाई इनकम, तो इस साल टैक्सेबल नहीं होगी। यानी क्या समझ में आया कि अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर से पहले की इनकम है, प्रीवियस ईयर जो है आपका 23-24 उससे पहले के सालों की इनकम है, और अब आप वो इनकम भारत में लेके आते हैं, तो वो रेमिटेंस माना जाएगा, वो केवल ट्रांसफ़र माना जाएगा, और उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। जैसे माधुरी दीक्षित जो आपकी फेमस एक्ट्रेस है, पहले अमेरिका रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, अब वो पिछले कुछ सालों से परमानेंट इंडिया सेटल हो चुकी हैं, तो उन्होंने अमेरिका में कमाया ही होगा, उनके हस्बैंड ने जॉब करते थे वहाँ पे वो, तो वो जो लेके आए पैसा अपने साथ वो टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम विच एक्रू, जो कि कमाई है, अराइज हुई है, उत्पन्न हुई आउट से इंडिया, भारत से बाहर, एंड रिसीव हुई है आउट से इंडिया, रिसीव भी भारत से बाहर हुई है, देखिए कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, ड्यूरिंग द ईयर प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, आपके साल से पहले वाले सालों की बात हो रही है, प्रेसिडिंग मतलब पहले वाले सालों की बात हो रही है, एंड रेमिटेड, बताया था रेमिटेड मतलब क्या होता है कि पहले पैसा किसी और अकाउंट में मिलेगा, फिर आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, रेमिटेड बोल रहे, रेमिटेंस बोल रहे, फिर आप उसे भारत में ट्रांसफ़र करते हैं टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये पिछले साल की इनकम है ही नहीं, ये तो रेमिटेंस है, पिछले साल से पहले सालों की इनकम है, तो अगर चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इनकम आपके प्रीवियस ईयर से पहले के सालों की इनकम थी और वो कमाई भी इंडिया से बाहर थी और मिली भी इंडिया से बाहर थी, अब आप उसे रेमिटेड कर रहे हैं, इंडिया में रेमिटेंस कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। नोट, वैसे मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब रिसीव का मतलब होता है पहली प्राप्ति से, जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मीन्स टू द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रिसिपिएंट गेट द मनी, मतलब फर्स्ट रिसिप्ट की बात हो रही है कि जब सीधे पैसा आपको इंडिया में मिलता है अंडर हिज ओन कंट्रोल, वंस एन अमाउंट इज रिसीव एज इनकम, अगर कोई पैसा इनकम के नाम से आपको मिलता है, एनी रेमिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ अमाउंट टू अनदर प्लेस, अगर मान लीजिए एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में मिल रहा है, यानी पहले आपको पैसा इंडिया से बाहर किसी अकाउंट में मिल रहा है, फिर आप इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, डज नॉट रिजल्ट इन रिसिट, इसे रिसिट नहीं बोला जाएगा, वो तो रेमिटेंस है, वो तो ट्रांसफ़र है केवल, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज एट अदर प्लेस, मतलब जहाँ पे भी रिसीवर दिखा रहा है उसका मतलब है पहली प्राप्ति से है। अगर कोई इनकम पहली बार इंडिया में रिसीव हो जाती है तो चाहे आपने इंडिया में कमाई हो चाहे इंडिया से बाहर कमाई हो, उससे मतलब नहीं है। अगर किसी भी इनकम की पहली प्राप्ति फर्स्ट रिसिट इंडिया में होती है तो वो पैसा आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा पीछे रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा था एक तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है,
एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम को बोलते हैं हिंदी में आय का उपयोग, और डाइवर्जन ऑफ इनकम को आय का मोड़। दोनों में क्या फ़र्क था, याद आ रहा है, पढ़ाया था आपको। एप्लीकेशन इनकम का मतलब होता है सर कि आप टैक्स पे करने के बाद आपने इनकम कमाई, उस पर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उस इनकम का जो यूज़ किया, कपड़े खरीदे, मूवी देखी, मकान खरीदा, कार खरीदी, जो भी किया, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम का यूज़ करना, यानी आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के बाद आप अपनी इनकम को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसी चॉइस है आपकी, तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अपनी आप इनकम को यूज़ कर रहे हैं, टैक्स पे करने के बाद ही यूज़ करेंगे, वरना टैक्स से पहले अगर अलाउ कर दिया जाए तो आप सारा इनकम खर्च कर देंगे, फिर कह देंगे टैक्स देने के लिए पैसा नहीं बचा। ऐसा नहीं होगा। टीडीएस अभी आप पढ़ेंगे, जब कोई पर्सन आपको पेमेंट करता है, कोई जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी में से पहले वो टैक्स काट लेते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस में टैक्स काट के आपको नेट अमाउंट पे करता है, और फिर आप उसे जो यूज़ करते हैं उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोला जाता है। यानी आफ्टर पेइंग टैक्स आप अपनी इनकम को जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। सर डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है, जब आप किसी के बिहाफ पे कोई इनकम रिसीव कर लेते हैं, किसी के बिहाफ पे कोई इनकम रिसीव कर लेते हैं और आप लीगली लायबल हैं उस इनकम को किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए, लीगली लायबल हैं। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो बंदा आप पे केस कर सकता है, आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। तो जितना पार्ट आप इनकम का डाइवर्ट कर देते हैं उसे बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम, और डाइवर्जन ऑफ इनकम वाला पार्ट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 ऑथर हैं, तीनों ने मिलकर एक बुक लिखी है। P लिमिटेड एक पब्लिशिंग कंपनी है जो बुक छापती है। अब बुक पे मिलती है रॉयल्टी, तीनों की रॉयल्टी मिल रही है, 1 लाख रुपए बन रही है। सपोज 1 लाख A की, 1 लाख B की, 1 लाख C की। पर P ने क्या किया, A के नाम से चेक बना दिया 3 लाख का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तीनों को 1-1 लाख रुपए देने थे। P लिमिटेड पब्लिशिंग कंपनी है तो 1 लाख का चेक A के नाम से बनाना चाहिए था, 1 लाख का चेक B के नाम से बनाना चाहिए था, 1 लाख का चेक C के नाम से बनाना चाहिए था। पर पब्लिशिंग कंपनी ने एक साथ ही 3 लाख का चेक A के नाम से बना दिया। तो A अच्छी तरह से जानता है, और इसको बोल दिया कि बात तुम उनको पैसा दे देना। तो A अच्छी तरह से जानता है कि पूरे 3 लाख उसके नहीं हैं, इसमें से 1 लाख उसे B को ट्रांसफ़र करने हैं, 1 लाख उसे C को ट्रांसफ़र करने हैं। और अगर A ऐसा करने से मना करेगा तो P लिमिटेड भी इस पर केस कर सकती है और BC भी केस कर सकती है, क्योंकि इनकी इनकम A ने रिसीव की है। तो किसी और के बिहाफ पर, BC के बिहाफ पे पहले इनकम आपको मिल गई, फिर आप लीगली लायबल हैं। अगर आप मना करते हैं तो BC आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। आप लीगली लायबल हैं वो इनकम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो A क्या करेगा, इस 3 लाख में से 1 लाख रुपये C को देगा और 1 लाख रुपये B को देगा। तो इसके पास बचेंगे कितने, 1 लाख रुपये। तो ये इसी पे टैक्स देगा, पूरे 3 लाख पे टैक्स नहीं देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब कि जब आप लीगली लायबल हैं, अपनी जो इनकम आपको मिली उसमें से कुछ पार्ट दूसरे को डाइवर्ट करने के लिए, देने के लिए, तो जितना पार्ट आप इनकम का डाइवर्ट कर देंगे उस इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो 3 लाख में से 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपए इन्हें ट्रांसफ़र कर दिए तो केवल 1 लाख रुपए पर ही टैक्स का पेमेंट करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में पिन मनी। पिन मनी को क्या होती है, एक पिन कोड होता है वो अलग चीज़ है, ये पिन मनी की बात की जा रही है। पिन मनी को हिंदी बोलते हैं स्त्री धन। एक जो हाउस वाइफ होती है उसको हस्बैंड डे टू डे खर्च के लिए पैसे देता है। सपोज एक हाउस वाइफ है मिसेस ए, इनके हस्बैंड इन्हें हर महीने खर्च के 20,000 रुपये देते हैं कि भाई घर में राशन जो भी खर्चे हैं डे टू डे के, उसके लिए 20,000 रुपये मिलते हैं मिसेस ए को। तो ये पिन मनी कहलाएगी, ठीक है। पिन मनी मतलब एक हाउस वाइफ जो होती है, एक लेडी जो होती है घर को जो मैनेज करती है, उसको डे टू डे पर्पस के लिए उसके हस्बैंड जो पैसे देता है वो भी पिन मनी कहलाती है। प्लस शादी के टाइम में अपने ससुराल, अपने मायके से जो भी दहेज लेके आई थी, दहेज तो गलत वर्ड है, खैर गिफ्ट जो लेके आई थी अपने शादी के टाइम अपने मायके से, उनके फादर ने, मदर ने, ब्रदर ने, जो भी इनके रिलेटिव्स ने गिफ्ट दिए थे वो भी पिन मनी मानी जाएगी। और टाइम टू टाइम जो भी इनको मिलता है अपने फादर से, अपने फादर इन लॉ से, सास ससुर से, जो इनको मिलता है पर्सनली, वो भी पिन मनी के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो ये पिन मनी होती है। जो एक जनरली पिन मनी का मतलब ये बोला जाता है कि एक हाउस वाइफ को जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे देते हैं उनके हस्बैंड, उसे पिन मनी बोलते हैं। अब ये पिन मनी में से क्या करा, 20,000 में से इन्होंने 18,000 तो स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, 2,000 रुपये बचा लिए मिसेज ए ने। तो
तो अब क्वेश्चन होता है जो 2000 रुपये इन्होंने बचाया है पिन मनी में से, क्या ये इनकी इनकम मानी जाएगी? नहीं, ये कोई इनकम थोड़ी है, ये तो इनके दिमाग से इन्होंने बचाए हैं। ये चाहती तो पूरे भी खर्च कर सकती थी, तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से 2000 रुपये की सेविंग कर ली घर के खर्चों में से। तो ये कोई इनकम नहीं है, इन्होंने कमाए थोड़ी, तो सेविंग की है जो खर्च पैसा इनको दिया गया था उसमें से, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिन मनी पे कोई टैक्स नहीं लगता है। आई होप मेरा मोटिव यही था समझाने का कि पिन मनी जो होती है इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ, ये क्या करती हैं, 2000 रुपये साल में कितने हो गए, 24,000 बचा लिए। अब इस पैसे की इन्होंने एफडी करवा दी किसी बैंक में जो सेविंग करी थी। अब मान लो इस एफडी पे 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो अब ये पैसा भी एग्जेम्प्ट होगा क्या? नहीं, ये पैसा नहीं एग्जेम्प्ट होगा। ये तो आपने पिन मनी के अलावा एक्स्ट्रा कमाया है पिन मनी पे, तो इस पे तो आपको टैक्स देना होगा मिसेस ए को। यानी पिन मनी पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, पर पिन मनी को अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं आप, और उस पर आप एक्स्ट्रा पैसा अर्न करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल ज़रूर होगा। अगर ये अपने पास ही रखती 24,000 कहीं इन्वेस्ट नहीं करती तो पिन मनी पे कोई टैक्स नहीं लगता। पर अगर पिन मनी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं और एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते हैं, तो पिन मनी पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो आज हमने रिवाइज कर लिया। एक तो होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, वापस समझ लें। एप्लीकेशन इनकम मतलब आफ्टर पेइंग टैक्स आप अपनी इनकम को यूज़ करते हैं, उसे एप्लीकेशन इनकम बोलते हैं। डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब जब आप लीगली लायबल हैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट किसी दूसरे को देने के लिए, क्योंकि आपने इनकम किसी दूसरे के बिहाफ पे रिसीव की पहले और फिर आप लायबल हैं अपनी इनकम में से कुछ पार्ट दूसरे को डाइवर्ट करने के लिए, तो इसे डाइवर्जन ऑफ इनकम बोलते हैं। और जितना पार्ट आप डाइवर्ट कर देते हैं उस पार्ट पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। पिन मनी मतलब एक जो हाउसवाइफ होती है उसे हस्बैंड डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे देता है और जो उसे अपने मायके से ससुराल से मिलते रहते हैं एज ए गिफ्ट टाइम टू टाइम, वो पिन मनी होती है। पिन मनी को अगर वो सेव करती है, बचाती है, तो वो कोई इनकम नहीं मानी जाती है। पर अगर वो पिन मनी को कहीं इन्वेस्ट करती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाती है तो पिन मनी पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताइएगा। कल हम एग्जाम्पल करेंगे कि प्रैक्टिकल आपके मॉड्यूल से। थैंक यू सो मच।